डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस लेक्चर में चैप्टर 2 पैरेलल फोर्सेस करते हैं और एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करते हैं। तो इन एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 हेयर स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, टू पैरेलल फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड 12 न्यूटन एंड 8 न्यूटन एट 2 पॉइंट्स 40 सेंटीमीटर अपार्ट ऑन ए रिजिड बॉडी। मान लिया जाए कि आपके पास एक रिजिड बॉडी है, ठीक है, इस पर दो पैरेलल फोर्सेस लग रहे हैं और मान लिया जाए कि ये आपके पास एक पैरेलल फोर्सेस है 12 न्यूटन, एक दूसरा पैरेलल फोर्सेस है वो मान लिया कि वो कितना आपके पास है 8 न्यूटन। टू पैरेलल फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड 12 न्यूटन एंड 8 न्यूटन एट 2 पॉइंट्स 45 सेंटीमीटर अपार्ट, मतलब इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो आपको दे रखा है बच्चों 45 सेंटीमीटर अपार्ट। Find the magnitude, direction and the position of the point of application of their resultant when the forces are like and unlike। दो केसेस हैं, एक बार फोर्सेस को आपको लाइक लेना है और एक बार हमने अनलाइक लेना है। मान लिया कि ये फोर्सेस आपके पास लाइक हैं, लाइक पैरेलल फोर्सेस हैं, एक 12 न्यूटन है और एक 8 न्यूटन है। तो ये मान लेते हैं कि P इज इक्वल टू 12 न्यूटन एंड एक ये मान लेते हैं Q इज इक्वल टू 8 न्यूटन। तो लाइक पैरेलल फोर्सेस हैं तो इनका जो रिजल्टेंट होगा बच्चों वो इसी लाइन पर कहीं ना कहीं इनके बीच में लाई करेगा। लेट आर बी द रिजल्टेंट ऑफ दिस टू लाइक पैरेलल फोर्सेस। और आपको पता है लाइक पैरेलल फोर्सेस के केस में रिजल्टेंट क्या होता है, आर इज इक्वल टू पी प्लस क्यू मीन्स 12 प्लस 8 दैट इज इक्वल टू 20 न्यूटन। तो जो आर है वो आपके पास क्या है 20 न्यूटन है। मान लिया जाए कि जो फोर्स P है वो पॉइंट A पर एक्ट करता है, फोर्स जो Q है वो पॉइंट B पर एक्ट करता है और पोजीशन ऑफ R एज्यूम कर लेते हैं कि वो पॉइंट C पर है। ओके स्टूडेंट्स, तो फिर आपको पता है कि फोर्स जो P है A पॉइंट पर एक्ट करता है 12 न्यूटन, तो इसके साथ साइड क्या आएगी आपके पास B to C आएगी। फोर्स जो आपके पास B है 8 न्यूटन, इसके साथ साइड क्या आएगी बच्चों A to C आएगी। और फोर्स जो आपके पास 8 है 20 न्यूटन है वो अगर C पर है तो इसके साथ क्या आएगा आपके पास A to B आएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? ओके, अगर आप एज्यूम कर लेते हैं कि A to C, अगर हम यहाँ देखें कि A to C अगर आपके पास x सेंटीमीटर है तो B to C आपके पास क्या होगा 45 माइनस x सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, तो इसका यूज़ कर लेते हैं 12, B to C आपके पास है 45 माइनस x 8, A to C कितना आपके पास x 20 और A to B आपके पास टोटल लेंथ क्या है 45। ओके, तो इन दो कॉम्बिनेशन का यूज़ कर लेते हैं तो आपके पास आया बच्चों 20x इज इक्वल टू 8 इंटू 45 और x इज इक्वल टू 8 इंटू 45 डिवाइड बाई 20, 5 4 जा 5 9 जा 4 2 जा दैट इज़ 18 सेंटीमीटर। तो मतलब A to C, तो देयरफॉर A to C आपका 18 सेंटीमीटर आ जाएगा और B to C आपके पास 45 माइनस 18 15 में 60 के साथ 27 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्लियर है? तो पोजीशन ऑफ द रिजल्टेंट, जो लाइन ऑफ द एक्शन ऑफ द फोर्स है वो कितना है 17 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है, किस पॉइंट से A पॉइंट से, और अगर आप B पॉइंट से बात करें तो B पॉइंट से वो 27 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है। यही हमसे पूछा गया था, फाइंड द मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड तो आपके पास 20 न्यूटन है। डायरेक्शन, एंड डायरेक्शन किसकी अलोंग होगी, अगर लाइक पैरेलल फोर्सेस हैं तो जो ग्रेटर फोर्स होगा रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन भी उसी के अलोंग होगी, मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में ही होगी। क्लियर है? और साथ में हमसे पूछा गया था एप्लीकेशन एंड द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, मतलब वो किस पॉइंट पर एक्ट कर रहा है वो आपको पता चल गया, वो कितना आया 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द पॉइंट ए। ओके, अब इसी क्वेश्चंस को हम करते हैं जब आपके पास अनलाइक पैरेलल फोर्सेस लगते हो। मान लिया कि आपके पास एक रिजिड बॉडी है, पॉइंट ए है और पॉइंट आपके पास बी है। ए पॉइंट पर मान लिया कि फोर्स आपके पास 12 न्यूटन लगता है और बी पॉइंट पर आपके फोर्स क्या लगता है बच्चों 8 न्यूटन। अब जो फोर्सेस हैं वो फोर्सेस आपके पास क्या है बच्चों अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैं। तो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैं तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, ग्रेटर फोर्स की डायरेक्शन में होगा। 12 न्यूटन 12 न्यूटन और 8 न्यूटन में कौन है ग्रेटर बच्चों 12 न्यूटन, तो रिजल्टेंट की जो डायरेक्शन होगी वो 12 न्यूटन के अलोंग होगी। ओके स्टूडेंट्स, और आर की वैल्यू क्या होगी जब अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैं तो P माइनस क्यू होती है और मीन्स 12 न्यूटन माइनस 8 न्यूटन दैट इज़ 4 न्यूटन। आर बी द रिजल्टेंट ऑफ दिस। क्लियर है स्टूडेंट्स?
आर बी द रिजल्टेंट ऑफ अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। ये मान लिया आपके पास ए है, ये अगर पॉइंट आपके पास बी है और ये पॉइंट मान लेते हैं सी है, और मान लिया जाए कि ए और बी के बीच का डिस्टेंस आपको दे रखा है 45 सेंटीमीटर। ए और सी के बीच का जो डिस्टेंस है बच्चों, अगर हम उसको एक्स मान लेते हैं तो आपको पता है कि जो फोर्स 12 न्यूटन लगा वो पॉइंट ए पर लगता है, तो इसके साथ बी टू सी आएगा। अगर आप 8 न्यूटन की बात करें, 8 न्यूटन अगर आपका पॉइंट बी पे लगता है तो इसके साथ ए टू सी आएगा। अगर आप बात करते हैं आर की, आर आपका सी पॉइंट पर लगता है, आर आपका सी पॉइंट पर लगता है और उसकी है, तो इसके साथ क्या आएगा, ए टू बी आएगा। ओके स्टूडेंट्स, ये 12 आ जाएगा। बी टू सी की वैल्यू आपको पता है, बी से लेकर सी तक की वैल्यू आपके पास 45 प्लस एक्स है, 8 आ जाएगा। ए टू सी की वैल्यू आपको पता है एक्स है, आर की वैल्यू आपको पता है 4 और ए टू बी की वैल्यू आपको पता है 45। इन दो का कम्बिनेशन ले लेते हैं तो आपके पास आ जाएगा 4x इज इक्वल टू 45 इंटू में 8, x इज इक्वल टू 45 इंटू 8 बाई 4, 4 टू ज़ा 8 दैट इज़ 90 सेंटीमीटर। x मतलब जो रिजल्टेंट की जो पोजीशन है, ये जो रिजल्टेंट है वो ए पॉइंट से 90 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा। ओके, यही हमसे पूछा गया था। जब अनलाइक पैरेलल फोर्सेज हैं तो रिजल्टेंट की वैल्यू 4 न्यूटन है, डायरेक्शन कहाँ होगी, ग्रेटर फोर्स के लोग, 12 न्यूटन ग्रेटर फोर्स है तो रिजल्टेंट की डायरेक्शन इसी के लोग होगी, और कितने डिस्टेंस पे है, वो पॉइंट ए से 90 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है। ओके स्टूडेंट्स, now we discuss question number 2 here of exercise 2.1. The resultant of two parallel forces, दो parallel forces का resultant whose lines of action are in 12 मीटर apart, जो 12 मीटर के डिस्टेंस पे हैं, एंड एक्ट इन अपोजिट सेंस, मतलब अनलाइक पैरेलल फोर्सेज हैं आपके पास। मान लिया कि ये आपके पास एक रिजिड बॉडी है और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, अगर ये मान लिया जाए कि आपके पास ए पॉइंट और ये बी पॉइंट है, द रिजल्टेंट ऑफ टू पैरेलल फोर्सेज हुज लाइन ऑफ एक्शन आर 12 मीटर अपार्ट एंड एक्ट इन द अपोजिट सेंस इज 700। ओके, तो आपके पास एक मान लिया कि फोर्स आपके पास ये P है, अपोजिट डायरेक्शन की बात कर रहा है, अपोजिट सेंस में है फोर्सेस। एक फोर्स आपने मान लिया आपके पास क्या है, Q है। क्लियर, लेट P एंड Q बी टू अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। हमने मान लिया कि दो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैं और साथ में हम कंडीशन रख लेते हैं कि P इज़ ग्रेटर देन Q। अगर P Q से ग्रेटर होगा तो जो रिजल्टेंट होगा बच्चों वो किसकी डायरेक्शन में होगा, P की डायरेक्शन में होगा। मान लिया कि R आपके पास यहाँ पर क्या है, R बी द रिजल्टेंट ऑफ टू अनलाइक पैरेलल फोर्सेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स P बिकॉज P इज़ ग्रेटर देन Q, और इनका जो रिजल्टेंट है R, उसकी वैल्यू भी आपको दे रखी है, दैट इज़ 700 न्यूटन एक्ट एट ए पॉइंट C। मान लेते हैं कि वो पॉइंट C पर एक्ट करता है। ओके, और ये दे रखा है कि फोर्सेस हुज लाइन ऑफ एक्शन R, मतलब इनके जो बीच का जो डिस्टेंस है वो आपको दे रखा है, वो कितना दे रखा है बच्चों, 12 मीटर अपार्ट एंड एक्ट इन ए अपोजिट सेंस। द रिजल्टेंट एक्ट एट 3 मीटर, जो रिजल्टेंट है वो बच्चों 3 मीटर के डिस्टेंस पे है फ्रॉम वन ऑफ द फोर्सेस। तो मान लिया कि रिजल्टेंट और इस ए फोर्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो 3 मीटर है। अगर ऐसा है तो फाइंड द फोर्सेस, आपको ये बताना है व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ द फोर्सेस। क्लियर स्टूडेंट्स, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस का क्वेश्चन है, रिजल्टेंट की वैल्यू दे रखी है, रिजल्टेंट कहाँ पर एक्ट करता है वो हमें दे रखा है। अगर आप P की बात करते हैं, P अगर ए पॉइंट पे एक्ट करता है तो इसके साथ BC आएगा। Q अगर आपका B पॉइंट पर एक्ट करता है तो इसके साथ AC आ जाएगा। R अगर आपके पास पॉइंट C पर लाई करता है तो इसके साथ आपके पास AB आ जाएगा। P B टू C की वैल्यू आपको पता है 15, Q A टू C की वैल्यू पता है आपको पास 3, ये 700, और A टू B की वैल्यू भी आपको पता है 12। ओके, तो देयरफॉर P इज इक्वल टू 700 इंटू 12 बाई 15, 3 4 जा 3 5 जा 5 140, दैट इज 560। सॉरी, P आपका कहाँ पर लाई करता है बच्चों, P आपका A है तो BC, B टू C का जो डिस्टेंस है वो आपके पास कितना है, 15। ओके सॉरी, फ्रॉम दैट हेयर
P इज इक्वल टू 700/12 इंटू 15. ओके, 3 4 जा 3 5 जा 4 1 जा 4 30 4 7 जा 28 175 और P इज इक्वल टू 875 न्यूटन. ओके, फ्रॉम दैट Q इज इक्वल टू 700/12 इंटू में 3 3 4 जा 4 पे भी आपने कट किया था, दैट इज़ 175 न्यूटन. 175 न्यूटन. क्लियर स्टूडेंट्स? इट गिव्स द वैल्यू ऑफ P एंड Q. ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 हेयर. द रिजल्टेंट ऑफ टू पैरेलल फोर्सेस P and Q acting at A and B 8 centimeter apart is 40 Newton. If the resultant pass through C where A to C is 3 centimeter, find the magnitude of the forces. ठीक है. Also show that if the forces were interchanged, the resultant shift through a distance of 2 centimeter. आपको दे रखा है बच्चों द रिजल्टेंट ऑफ टू पैरेलल फोर्सेस P and Q एक्टिंग एट A and B. तो दो पैरेलल फोर्सेस दे रखे हैं. स्टेटमेंट में ये नहीं कहा गया द रिजल्टेंट ऑफ टू, शायद लाइक आएगा यहाँ पर. टू लाइक पैरेलल फोर्सेस दे रखा है. अगर लाइक पैरेलल फोर्सेस हैं, मान लिया कि आपने इजीली ये कोई भी एक रिजिड बॉडी है ए और बी, इस पर दो लाइक पैरेलल फोर्सेस हैं. एक फोर्स आपने ये माना, ठीक है, ये फोर्स आपने कंसीडर कर लिया P और एक फोर्स आपने यहाँ पर कंसीडर कर लिया ये Q है. टू लाइक पैरेलल फोर्सेस हैं जो कितने डिस्टेंस पर हैं, 8 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे हैं. यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है बच्चों वो 8 सेंटीमीटर अपार्ट है. फ्रॉम द 8 सेंटीमीटर अपार्ट इज़ 40 न्यूटन. इन दोनों फोर्सेस का जो लाइक पैरेलल फोर्सेस हैं, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो आपको वैल्यू दे दी R और दैट इज़ इक्वल टू 40 न्यूटन. इफ़ द रिजल्टेंट पासिस थ्रो C, अगर ये रिजल्टेंट C पॉइंट से पास करता है और वेयर A टू C, अगर A से C तक के बीच का डिस्टेंस अगर 3 सेंटीमीटर है, तो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्सेस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ P एंड Q. ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन समझ में आया? टोटल लेंथ आपके पास 8 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, तो ये लेंथ कितनी बच जाएगी आपके पास 5 सेंटीमीटर. अब इस क्वेश्चन को हम इजीली कर सकते हैं. एक आपके पास फोर्स P है, एक आपके पास Q है, एक रिजल्टेंट R है. P कहाँ पे लगता है A पे, तो इसके साथ B टू C आ जाएगा. Q कहाँ पे एक्ट कर रहा है B पे, तो इसके साथ A टू C आ जाएगा. R कहाँ पे एक्ट कर रहा है C पे, तो इसके साथ A टू B आ जाएगा. P हमें निकालना है, B टू C आपको पता है 5, Q A टू C हमें पता है 3, R की वैल्यू पता है 40, A टू B भी आपको पता है 8. तो फ्रॉम दैट P इज इक्वल टू 40 इंटू 8, 40/8 इंटू में 5, 8 5 जा दैट इज़ 25 न्यूटन. और फ्रॉम दैट Q इज इक्वल टू 40/8 इंटू में 3, 8 5 जा 5 3 जा 15 न्यूटन. ओके स्टूडेंट्स, ओके, यहाँ से हमें P और Q की वैल्यूज़ मिल गई हैं. अब क्वेश्चंस में आगे क्या पूछा गया है, आल्सो शो दैट इफ़ द फोर्सेस वर इंटरचेंज, अगर फोर्सेस को इंटरचेंज कर दिया जाए, द रिजल्टेंट शिफ्ट थ्रो ए डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर. जो रिजल्टेंट है वो शिफ्ट हो जाता है कितने डिस्टेंस पर, 2 सेंटीमीटर पे. ठीक है, इसको और समझ लेते हैं अच्छे से. अब आपके पास पॉइंट A है और एक पॉइंट B है. A पर फोर्स पहले बच्चों क्या लग रहा था, A पर फोर्स बच्चों पहले क्या लगा था P. अब आपके पास क्या इंटरचेंज कर दिया फोर्स को, ये Q है, और यहाँ पर फोर्स जो Q लगा था यहाँ पर फोर्स B कर दिया. अगर पहले वाले केस की बात करें, जब यहाँ पर P था यहाँ पर Q था, तो रिजल्टेंट आपका C था, C पोजीशन पर था. अब कहता है कि P को Q से रिप्लेस कर दिया, Q से P से रिप्लेस कर दिया, तो जो नया रिजल्टेंट आया R, वो बताना है कि वो नया रिजल्टेंट R है, वो मान लिया वो भी कितना होगा आपके पास 40 न्यूटन. फोर्सेस तो वही है, मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेगा. ठीक है ना. अगर आपके पास P की वैल्यू 3 है, Q की वैल्यू 2 है, फिर क्या कर दिया आपने, Q की वैल्यू 3 कर दी और P की वैल्यू 2 कर दी, रिजल्टेंट तो सेम रहेगा ना. तो पोजीशन चेंज हो जाएगी, क्योंकि फोर्स जो होगा रिजल्टेंट फोर्स वो ग्रेटर फोर्स की ओर लगेगा. तो नया रिजल्टेंट है, नहीं मान लिया कि वो D पॉइंट पर लगता है, तो हमें ये शो करना है कि C से लेकर जो D तक का जो डिस्टेंस है वो कितना आ जाए बच्चों, 2 सेंटीमीटर आ जाए. क्लियर है? ये क्वेश्चन हमें प्रूव करना है, तो इसको प्रूव करते हैं. और यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस आपको पता है, दैट इज़ टोटल डिस्टेंस इज़ 8 सेंटीमीटर. अगर टोटल डिस्टेंस आपका 8 सेंटीमीटर है और मान लेते हैं कि A से लेकर D तक का डिस्टेंस अगर x है, तो ये डिस्टेंस आपका कितना हो जाएगा बच्चों, 8 - x हो जाएगा. क्लियर है?
इसको देखते हैं। अब आपके पास फोर्स है Q, एक फोर्स आपके पास P, एक है आपके पास R। Q आपका बच्चों कहाँ पर लग रहा है? A पे, तो इसके साथ क्या आ जाएगा? BD आ जाएगा। P कहाँ लग रहा है बच्चों आपके पास? B पर, तो इसके साथ क्या आ जाएगा? A to D। और R आपका कहाँ लग रहा है बच्चों? D, तो इसके साथ क्या आ जाएगा? AB। क्लियर? तो Q के साथ AB, BD का काम कौन कर रहा है? B से D का काम किया 8 - x ने। और P के साथ AD का काम किसने किया? x ने। और R का काम किसने किया? 40 न्यूटन ने। A to B के बारे में आपको पता है, दैट इज 8। ओके स्टूडेंट्स, P और Q की वैल्यू भी आपने ऊपर निकाल चुके हो। तो Q की वैल्यू आपके पास 15 न्यूटन, तो आप लिख सकते हो 15/8 - x। P की वैल्यू भी आपको पता है 25/x, दैट इज 40/8। टेकिंग द लास्ट टू टर्म, तो वी हैव 40x इज इक्वल टू 25 × 8, x इज इक्वल टू 25 × 8/40, 8 5 जा और 5 5 जा, x इज इक्वल टू 5। मतलब A to D, x की वैल्यू D, तो दिस इम्प्लाइज या देयरफॉर A to जो D है बच्चों, AD की वैल्यू आपके पास क्या आ जाती है? AD आपके पास 5 सेंटीमीटर आ जाता है। और A to C आपके पास 3 सेंटीमीटर था, तो इसका मतलब C और D आपके पास 5 - 3 2 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो रिजल्टेंट है वो पहले वाले रिजल्टेंट से कितने सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर शिफ्ट हो गया? 2 सेंटीमीटर। पहले रिजल्टेंट यहाँ था, अब रिजल्टेंट यहाँ है, और इनके बीच का डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर आपने दिखा दिया। तो न्यू रिजल्टेंट शिफ्टेड एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द फर्स्ट रिजल्टेंट, फर्स्ट केस। ओके स्टूडेंट्स, now in question number 4 here, if the position of the resultant of two like parallel forces remain unaltered, मतलब जो लाइक पैरेलल फोर्सेस है उनके रिजल्टेंट की जो पोजीशन है वो नहीं बदलती, व्हेन देयर पोजीशन आर इंटरचेंज, व्हेन देयर पोजीशंस आर इंटरचेंज, शो दैट द फोर्सेस आर इक्वल। तो इसका मतलब क्या होगा कि फोर्सेस आपके पास क्या रहेंगे? इक्वल रहेंगे। केस आपके पास लाइक का है, तो आपने वही कंसीडर किया, ये कंसीडर कर लिया A, B एक कोई रिजिड बॉडी है, इस पे फोर्स मान लिया कि इस डायरेक्शन में फोर्स P लगता है और इस डायरेक्शन में फोर्स आपके पास Q लगता है। P और Q फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है वो बच्चों हमने मान लिया R, जो किसी पॉइंट C पर एक्ट करता है। तो आपको पता है ये किसके इक्वल होगा? P अगर A पॉइंट पे लगता है तो BC आ जाएगा, Q अगर B पे लगता है तो AC आ जाएगा, R आपका AC C पर लगता है तो R के साथ AB आ जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? ओके, तो फ्रॉम दैट वी हैव P की वैल्यू निकाल लेते हैं। P इज इक्वल टू R/AB इंटू में BC। यहाँ से Q की वैल्यू निकाल लेते हैं बच्चों। Q इज इक्वल टू R/AB इंटू में AC। ओके स्टूडेंट्स, तो फ्रॉम दैट वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ P/Q। तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा BC/AC, BC/AC। क्लियर है? अब सेकंड केस ले लेते हैं। सेकंड केस क्या कहता है कि अगर A पर तो फोर्स Q लगा दे और B पर फोर्स क्या लगा दे? B पर फोर्स P लगा दे, तो अब भी रिजल्टेंट जहाँ था वहीं रहा, रिजल्टेंट की पोजीशन पर कोई भी चेंज नहीं हुआ। द पोजीशन ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ टू लाइक पैरेलल फोर्सेस रिमेन अनअल्टर्ड। अगर फोर्सेस को इंटरचेंज कर दिया, P को Q से और Q को P से इंटरचेंज कर दिया, तब भी रिजल्टेंट की पोजीशन पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा। तो इस सिचुएशन में आपके पास क्या आ जाएगा बच्चों? Q आपका अब A पे लगता है तो इसके साथ BC आ जाएगा, B पर P आपका अगर B पे लगता है तो इसके साथ AC आ जाएगा, R आपका C पे लगता है तो इसके साथ AB आ जाएगा। तो यहाँ से अगर आप P की वैल्यू निकालेंगे तो R/AB इंटू में AC आ जाएगा, और यहाँ से अगर आप Q की वैल्यू निकालेंगे तो आपके पास आ जाएगा R/AB और इंटू में क्या आ जाएगा? BC आ जाएगा। यहाँ से वैल्यू निकाल लेते हैं Q/P, Q/P इज इक्वल टू BC/AC। क्लियर स्टूडेंट? यहाँ हमने क्या देखा कि फर्स्ट केस में P/Q BC/AC के इक्वल है और सेकंड केस में Q/P BC/AC के इक्वल है। तो दोनों की राइट हैंड साइड सेम है, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड को भी क्या होना पड़ेगा? सेम। तो P/Q इज इक्वल टू Q/P, क्रॉस मल्टीप्लाई P² इज इक्वल टू Q², तो दिस इम्प्लाइज P इज इक्वल टू Q
P and Q represent the magnitude of the forces और forces can never be negative, इसलिए हम लिख सकते हैं P is equal to Q, hence the forces are equal.